वेलकम बैक। इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। आज का हमारा टॉपिक है लोकसभा उपाध्यक्ष। अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है कि जिस तरीके से अध्यक्ष का चुनाव होता है उसी तरीके से उपाध्यक्ष को भी लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। पहले अध्यक्ष चुना जाता है, उसके बाद में उपाध्यक्ष को चुना जाता है अब जहां अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति निश्चित करते हैं, वहीं उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख अध्यक्ष निर्धारित करते हैं। अध्यक्ष के चुनाव की तारीख का निर्धारण राष्ट्रपति ने किया और उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख का निर्धारण अध्यक्ष करता है। जब उपाध्यक्ष का स्थान रिक्त होता है तो लोकसभा दूसरे सदस्य को इस स्थान के लिए चुनती है। अध्यक्ष की तरह ही उपाध्यक्ष भी सदन के जीवन पर्यंत अपना पद धारण करता है। जिस तरीके से अध्यक्ष सदन के जीवन पर्यंत पद धारण करता है, वैसे ही उपाध्यक्ष भी सदन के जीवन पर्यंत अपना पद धारण करता है, परंतु वह निम्नलिखित 3 स्थितियों द्वारा अपना पद छोड़ सकता है। वह कौन कौन सी हैं? पहली है, उसके सदन के सदस्य ना रहने पर, यदि वह सदन का सदस्य ना रहे तो उसका उपाध्यक्ष का पद नहीं रहेगा। दूसरा, अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित त्यागपत्र द्वारा, यदि वह अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को दे दे तब उसका पद समाप्त हो जाएगा। तीसरा, लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसे अपने पद से हटाए जाने पर। तो ये 3 बिंदु हैं जिसके द्वारा उसका पद समाप्त हो सकता है। ऐसा संकल्प जब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा कि जो लोकसभा के समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा उसको हटाने का जो संकल्प है, तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना ना दी गई हो। कि उसे सूचित करना पड़ेगा, उसको सूचना दी जाएगी कि आप के विरुद्ध संकल्प प्रस्तावित होने जा रहा है आपको हटाने के लिए। इसकी सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व उसे दी जाएगी। अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष उसके कार्यों का निर्वहन करता है। कि जब कभी भी अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन उपाध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। सदन की बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति की दशा में उपाध्यक्ष अध्यक्ष के तौर पर काम करता है। दोनों ही स्थितियों में वह अध्यक्ष की शक्ति का निर्वहन करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहां पर है? अनुच्छेद 108 में। संयुक्त बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक होनी है और अध्यक्ष अनुपस्थित है, तो ऐसी स्थिति में उपाध्यक्ष पीठासीन होता है। अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति को यह कार्य करना होता है। अमूमन राज्यसभा का सभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता, क्योंकि
जो सभापति है वह कौन होता है? वह होता है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता क्योंकि वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। उल्लेखनीय है कि उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता है, और जो उपाध्यक्ष है ऐसा भी नहीं कि अध्यक्ष के अधीनस्थ हो, ऐसा भी नहीं है। वह प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, प्रत्यक्ष रूप से। उपाध्यक्ष के पास एक विशेषाधिकार होता है। उसे जब कभी भी किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है तो वह स्वाभाविक रूप से उसका सभापति बन जाता है। कि जब कभी भी किसी सदस्य समिति का अगर उसे सदस्य बनाया गया है तो वह स्वाभाविक रूप से उसका सभापति बन जाता है। अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी जब पीठासीन होता है, अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी जब पीठासीन होता है, वह पहली बार मत नहीं दे सकता। कि जब उपाध्यक्ष पीठासीन है, अध्यक्षता कर रहा है सदन की, तो वह पहली बार मत नहीं दे सकता। केवल मत बराबर होने की दशा में, मत बराबर होने की दशा में मत दे सकता है। अर्थात जब उपाध्यक्ष पीठासीन होता है तो उसके पास कास्टिंग वोट का पावर होता है। सामान्यतः वह मत नहीं करता है, लेकिन मत बराबर होने की दशा में उसे कास्टिंग वोट का पावर होता है। जब उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन होता है तो वह पीठासीन नहीं होगा। जिस तरीके से अध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन होता है वह पीठासीन नहीं होता है, वैसे ही जब कभी उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन होता है वह पीठासीन नहीं होगा। हालांकि उसे सदन में उपस्थित रहने का अधिकार है। हालांकि उसे सदन में उपस्थित रहने का अधिकार है। जब अध्यक्ष सदन में पीठासीन होता है, जब अध्यक्ष है वह पीठासीन है, अपना कार्य कर रहा है, तब उपाध्यक्ष सदन के अन्य दूसरे सदस्यों की तरह होता है। जैसे अन्य सदस्य हैं सदन के, वैसे ही उपाध्यक्ष भी अन्य सदस्यों के समान होता है। कोई अधिकार नहीं रहता है, ना तो कास्टिंग वोट का। उसे सदन में बोलने, कार्रवाई में भाग लेने और किसी प्रश्न पर मत देने का अधिकार है। उपाध्यक्ष संसद द्वारा निर्धारित किए गए वेतन व भत्ते का हकदार है, जो भारत की संचित निधि द्वारा देय होता है। जो उपाध्यक्ष को वेतन मिलता है उसका निर्धारण कहाँ किया जाता है? संसद में। और जो वेतन भत्ते मिलते हैं वह संचित निधि द्वारा देय होता है। 10वीं लोकसभा तक 10वीं लोकसभा तक उपाध्यक्ष व अध्यक्ष अमूमन सत्ताधारी दल के होते थे। कि अध्यक्ष भी और उपाध्यक्ष भी दोनों जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके सदस्य होते थे। 11वीं लोकसभा में इस पर सहमति हुई कि अध्यक्ष तो सत्ताधारी दल का होगा व उपाध्यक्ष मुख्य विपक्षी दल से हो। ये नहीं कि दोनों एक ही पार्टी के हों, अर्थात सत्ताधारी पार्टी के हों। ऐसी सहमति बनी 11वीं लोकसभा में। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद धारण करते समय कोई अलग शपथ या प्रतिज्ञा नहीं लेता है। इसके लिए जब कभी भी अध्यक्ष अपना पद संभालता है तो इसके लिए कोई अलग शपथ या प्रतिज्ञा नहीं लेता है। इसके लिए वह शपथ पहले ही ले चुका होता है। किसके रूप में? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में।
अध्यक्ष व उपाध्यक्ष संस्था का उद्भव भारत सरकार अधिनियम 1919 के उपबंध के तहत 1921 में हुआ था। जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, इस संस्था का उद्भव भारत सरकार अधिनियम 1919 के उपबंध के तहत 1921 में हुआ था। उस समय अध्यक्ष व उपाध्यक्ष क्रमशः प्रेसिडेंट व डिप्टी प्रेसिडेंट कहलाते थे। तब इन्हें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं कहा जाता था, इन्हें प्रेसिडेंट व डिप्टी प्रेसिडेंट कहा जाता था। यह नामकरण 1947 तक चला, अर्थात प्रेसिडेंट व डिप्टी प्रेसिडेंट जो नाम है 1947 तक चलता रहा। 1921 से पहले भारत का गवर्नर जनरल केंद्रीय विधान परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता था, अर्थात पीठासीन अधिकारी होता था। और 1921 के बाद प्रेसिडेंट व डिप्टी प्रेसिडेंट आ गए। 1921 में भारत के गवर्नर जनरल ने फ्रेडरिक व्हाइट व सच्चिदानंद सिन्हा को क्रमशः पहला अध्यक्ष व पहला उपाध्यक्ष नियुक्त किया। 1925 में विट्ठल भाई जे पटेल को केंद्रीय विधान परिषद का पहला निर्वाचित अध्यक्ष चुना गया, जो पहले भारतीय थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रेसिडेंट व डिप्टी प्रेसिडेंट को क्रमशः अध्यक्ष व उपाध्यक्ष कहा गया। जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसके तहत प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट को क्रमशः अध्यक्ष व उपाध्यक्ष कहा गया। हालांकि जो पुरानी व्यवस्था थी वह 1947 तक चलती रही, क्योंकि 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघीय भाग को कार्यान्वित नहीं किया गया। जी.बी. मावलंकर व अनंत अयंगर को क्रमशः लोकसभा का पहला अध्यक्ष व पहला उपाध्यक्ष बनाया गया। जी.बी. मावलंकर को संविधान सभा के अध्यक्ष के साथ साथ प्रांतीय संसद का भी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने एक दशक तक, अर्थात 1946 से 1956 तक लोकसभा के अध्यक्ष पद का काम संभाला। जी.बी. मावलंकर ने 1946 से 1950 तक लोकसभा के अध्यक्ष का कार्य संभाला। लोकसभा के सभापतियों की तालिका, अर्थात एक जो पैनल होता है लोकसभा के सभापतियों का की बात हो रही है। लोकसभा के नियमों के अंतर्गत अध्यक्ष सदस्यों में से 10 को सभापति तालिका के लिए नामांकित करता है। कौन करता है? अध्यक्ष। इसमें से कोई भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद का पीठासीन अधिकारी हो सकता है। जब कभी भी अध्यक्ष भी अनुपस्थित है और उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है, तो यह जो सदस्यों का पैनल होता है जिसका नामांकन अध्यक्ष करता है, उसमें से एक व्यक्ति पीठासीन हो सकता है। पीठासीन होने पर उसकी शक्ति, जो सदस्य हैं 10, उनमें से एक व्यक्ति जो पीठासीन होता है उसकी शक्ति अध्यक्ष के समान होती है। वह तब तक पद धारण करता है जब तक नई सभापति तालिका का नामांकन न हो जाए। जब इस पैनल का सदस्य अनुपस्थित रहता है तो सदन किसी अन्य व्यक्ति को अध्यक्ष निर्धारित करता है। यहां यह बात ध्यानाकर्षण योग्य है कि जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो, जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो सभापति तालिका का सदस्य सदन का पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता। इस अवधि के लिए अध्यक्ष के कर्तव्य का निर्वाह वह व्यक्ति करेगा जिसे राष्ट्रपति ने नियुक्त किया हो, जिसको राष्ट्रपति ने नियुक्त किया हो। रिक्त पदों के लिए
जितना जल्द हो सके चुनाव कराया जाता है। अगला है सामयिक अध्यक्ष अर्थात प्रोटेम स्पीकर। बहुत ही महत्वपूर्ण पद। संविधान में व्यवस्था है, संविधान में व्यवस्था है कि पिछली लोकसभा के अध्यक्ष, जो पिछली लोकसभा के अध्यक्ष हैं, नई लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक अपने पद पर रहता है। अर्थात जो लोकसभा अध्यक्ष का पद है वह सदन के विघटन के साथ समाप्त नहीं होता है, वह जब तक बना रहता है जब तक नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाता। अर्थात संविधान में व्यवस्था है कि पिछली लोकसभा के अध्यक्ष नई लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक अपने पद पर रहता है, कि ठीक पहले तक अपने पद पर रहता है। इसलिए राष्ट्रपति लोकसभा के एक सदस्य को सामयिक अध्यक्ष नियुक्त करता है। ये जो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति है इसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। आमतौर पर क्या होता है कि लोकसभा को जो वरिष्ठ सदस्य होता है वो प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। राष्ट्रपति खुद सामयिक अध्यक्ष को शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति खुद सामयिक अध्यक्ष को शपथ दिलाता है। सामयिक अध्यक्ष को स्थायी अध्यक्ष के समान ही शक्तियां प्राप्त होती हैं। वह नई लोकसभा की पहली बैठक में पीठासीन अधिकारी होता है। अब यहां से एक प्रश्न बन सकता है कि नई लोकसभा की पहली बैठक में पीठासीन अधिकारी कौन होता है? दैट इज प्रोटेम स्पीकर, सामयिक अध्यक्ष। उसका मुख्य कर्तव्य नए सदस्यों को शपथ दिलवाना है। जो नए सदस्य आए हैं उनको शपथ दिलवाना है। वह सदन को नए अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए मदद करता है। जब नया अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो सामयिक अध्यक्ष का पद खुद समाप्त हो जाता है। कि जब नया अध्यक्ष चुन लिया गया तो जो प्रोटेम स्पीकर का पद है स्वतः समाप्त हो जाता है। अतः यह पद अल्पकालीन होता है, थोड़े समय के लिए होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो तथा बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।